नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी। आज से हम फर्स्ट ईयर की जूलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपका फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को जूलॉजी का सिलेबस बता दें। दोस्तों, जो मैं आप लोग को जूलॉजी आज पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये क्लास आपको एनईपी के तहत दी जा रही है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ाऊँगा वो नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाऊँगा। नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी आपको सिलेबस बताने वाले हैं, तो सिलेबस में आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं कि वहाँ पर एनईपी लागू है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एनईपी के तहत जो आपकी जूलॉजी है उसका नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस। ये आपके जूलॉजी का पेपर है, यानी जूलॉजी का टाइटल है। कुल मिलाकर के आपको जूलॉजी में 8 यूनिट पढ़ने हैं। साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेज में कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है। चलिए देखते हैं कि आपको पहली यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है और फर्स्ट यूनिट का नाम आपके क्या है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, यानी कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य फर्स्ट। ये आपका पहला यूनिट है। आपको क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। आपकी जो सेकंड यूनिट है दोस्तों, वह है कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य सेकंड। थर्ड यूनिट आपकी है दोस्तों न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, यानी कि केंद्रक तथा क्रोमेटिन संरचना। ये आपकी तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट आपकी है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन एवं कोशिका संकेतक। ये आपका चौथा यूनिट है, जिसमें आप कंप्लीटली सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चौथा यूनिट है। यूनिट नंबर 5 आपका है मेंडलिज्म एवं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी मेंडलिज्म एवं लिंग निर्धारण। ये आपका 5वां यूनिट है। इसके अंतर्गत 5वीं यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा दोस्तों, आप पढ़ेंगे इसमें बेसिक प्रिंसिपल आप मेंडल्स लॉ आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आप इसमें पढ़ेंगे जीन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, सेक्स लिंकेज कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी इन सब के बारे में आप 5वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपका जो 6वां यूनिट है दोस्तों, वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट, यानी मेंडलवाद का विस्तार, जीन तथा पर्यावरण। ये आपको 6ठी यूनिट में पढ़नी है। आपकी जो 6वीं यूनिट है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपका जो 7वां यूनिट है वह ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मानव क्रोमोसोम तथा अनुवांशिकी प्ररूप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवांशिकी प्ररूप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8, उसका नाम है इन्फेक्टेड डिसीजेस, यानी संक्रामक रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट पढ़नी है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रोज इसी टाइम पर आपकी क्लास संचालित की जाएगी। तो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, यानी कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। दोस्तों, इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, इसमें मैं आपको टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी क्लियर होता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है। ओके, चलिए तो अब हम आपका सबसे पहला चैप्टर जो है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट में सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य कला।
क्या कहते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य कला। तो इससे क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इससे दो टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहला क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि ये बताइए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सैंडविच कला मॉडल। डिस्कस द यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और दो टॉपिक आपके आज की इस क्लास से कवर होंगे। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल चुके होंगे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो हेडिंग डाल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इन प्रेजेंट एज कवरिंग द मेम्ब्रेन, while in plant cell it is present inside cell wall। दोस्तों, जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका के आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि जीव द्रव्य कला जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये जंतु कोशिका में आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है। while in plant cell it is present inside wall। जबकि वनस्पति कोशों में ये कोशिका भित्ति के अंदर की ओर उपस्थित होती है। In 1855 नेजेली एंड क्रेमर फर्स्ट टाइम told about the covering of cell which they called plasma lemma। दोस्तों, पहली बार सन 1855 में नेजली और केमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया था। कोशिका के आवरण के बारे में किसने बताया था? नेजली और केमर ने बताया था। कब बताया था भैया? 1855 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? 1855 ईस्वी में बताया था। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हेडिंग डाल दीजिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्राम। जो जीव द्रव्य कला की मोटाई लगभग कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम के बराबर होती है। लगभग कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, तो आप बताएंगे 75 एंगस्ट्राम। रॉबर्टसन इन 1959 gave the unit membrane model to explain the structure of plasma membrane। दोस्तों, रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझने के लिए या समझाने के लिए एकक कला मॉडल दिया था। क्या दिया था? एकक कला मॉडल दिया था। किसने दिया था एकक कला मॉडल? रॉबर्टसन ने। कब दिया था ये? 1959 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1959 में ये दिया था। तो कहने का मतलब ये है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम होती है। यानी कि जीव द्रव्य कला की मोटाई लगभग कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम होती है। रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, जो प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम क्या था? एकक कला मॉडल। जिसका क्या नाम था? एकक कला मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों की बनी होती थी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, किसके मॉडल? रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल दिया था? मॉडल दिया था एकक कला मॉडल। क्या दिया था? एकक कला मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यानी कि इस नियम के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। पहला क्या है? 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें 2 लेयर, जो 3 लेयर की तो बनी होती है, इनमें से 2 लेयर प्रोटीन के होते हैं।
2 लेयर किसके होते हैं? प्रोटीन के। और एक लेयर जो होगा वो लिपिड का होगा। एक लेयर जो होगा वो किसका होगा? लिपिड का होगा। तो इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। सभी लोग थम्स अप करके बता दीजिए, जल्दी से लाइक करके बताइए, जल्दी से थम्स अप करिए सभी लोग। दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला जंतु कोशिका के आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका के आवरण में वनस्पत कोशिका में ये वनस्पत कोशिका के भित्ति के अंदर उपस्थित होती है। और पहली बार सन 1855 में नेजली और केमर ने 1855 में नेजली और केमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। हम डिस्कस कर रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं परा संरचना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परा संरचना होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम होती है। और रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो स्ट्रक्चर है इसको समझाने के लिए एक मॉडल दिया था जिसका नाम था एकक कला मॉडल। और इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 परतों से बनी होती है। इनमें 2 परत जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, एक परत जो होगा वो आपका लिपिड्स का होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब पहला 3 लेयर में जो पहला लेयर होगा आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। जो पहला लेयर होगा आउटर क्या होगा? प्रोटीन का होगा, जो कितने एंगस्ट्राम? 20 एंगस्ट्राम का होगा। जो मिडिल का लेयर होगा यानी कि बाई मालिकुलर लेयर ऑफ लिपिड, जो बीच का लेयर होगा वो बाई मालिकुलर लिपिड्स का होगा। कितने एंगस्ट्राम का? 35 एंगस्ट्राम का। और इनर होगा, जो नीचे का वो होगा वो कितने एंगस्ट्राम का होगा? 20 एंगस्ट्राम का होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का वाय संघनन स्तर कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम के लगभग होता है। और अगर बात करें मध्य की तो द्विअणुक स्तर जो होता है वो 35 एंगस्ट्राम का होता है। और प्रोटीन की जो आंतरिक जो होती है संरचना यानी डेंसर स्तर वो 20 एंगस्ट्राम यानी कि कुल मिलाकर के 75 एंगस्ट्राम की होती है। तो इनमें आपके 3 लेयर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। व्हाइल इन ट्राइलमिनर मेम्ब्रेन लिपिड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स देन इट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। जब 3 परतों वाली कला में लिपिड की परत 2 प्रोटीन परत के बीच में उपस्थित होती है तब उसे एकक कला कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कला कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहेंगे दोस्तों? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। एकक कला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि एकक कला। जीव द्रव्य कला के इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सैंडविच मॉडल क्या है तो आप क्या बताएंगे? सैंडविच मॉडल अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जब 3 परतों वाली कला में लिपिड की परत 2 प्रोटीन की परत के बीच में उपस्थित होती है तब उसे एकक कला यानी यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। और जीव द्रव्य कला के इस मॉडल जो ये मॉडल दिया गया था, कौन सा? एकक कला मॉडल, इसी को सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो चाहे आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाए? यूनिट मेम्ब्रेन पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में 3 टॉपिक यहीं से क्लियर हो रहे हैं। पहला क्लियर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझ में आया। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन और तीसरा है सैंडविच मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ये आपको समझ में आया। दूसरा जो है आपका यूनिट क्या है दोस्तों? आपका है यूनिट मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एकक। इसे क्या कहते हैं भैया? हिंदी में क्या कहा जाता है? एकक कला कहा जाता है। एकक कला। तो एकक कला किसने दिया था? किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। कब दिया था? 1959 में दिया था। क्यों दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा का पूरा थ्योरी है, ये पूरा का पूरा मॉडल है, इसी को सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो अगर पूछा जाए सैंडविच मॉडल किसने दिया था तो आप बताएंगे रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था?
1959 में दिया था। ठीक है, और अगर यही पूछा जाए एकक कला मॉडल, तो एकक कला मॉडल ही क्या है, आपका सैंडविच मॉडल है। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया जो 3 आवरण जो दी गई है झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 आवरण वाली, वही पूरा का पूरा आपका सैंडविच मॉडल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द आउटर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर पोलर एंड व्हाइल इनर एंड आर नॉन पोलर एंड एंड हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं, तो जीव द्रव झिल्ली बाह्य सिरा यानी कि बाह्य जो सिरा होता है वो पोलर सिरा कहलाता है, जबकि आंतरिक सिरा को नॉन पोलर सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन पोलर सिरा कहा जाता है। तो वाटर कैन बी यानी कि वाटर कैन बी पास थ्रो हाइड्रोफिलिक एंड बट इट कैन नॉट पास थ्रो हाइड्रोफोलिक एंड। दोस्तों बहुत ही समझने वाली बात है कि जीव यानी कि जीव प्लाज्मा झिल्ली का जो बाह्य सिरा होता है उसे पोलर सिरा कहा जाता है, जबकि आंतरिक सिरा की बात किया जाए तो उसे नॉन पोलर कहा, यानी कि जो आंतरिक होता है, आंतरिक सिरा होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर सिरा जलराही होता है, जो पोलर सिरा होता है वो जलराही होता है, यानी कि वहाँ से जल ग्रहण हो सकता है, और नॉन पोलर सिरा से जल यानी कि क्या होता है, विरागी होता है, यहाँ से जो है पानी पास नहीं कर सकता है। तीसरा है जल विरागी सिरे से जल के अणु गुजर सकते हैं। जल विरागी जो सिरा है वहाँ से जल के अणु नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन जलरागी जो जलरागी सिरा है वहाँ से जल के अणु गुजर सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी कहानी थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये एक बार आप PDF पढ़ेंगे, एक बार क्लास फिर से रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा कहानी समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, आप लोग जो अभी अभी ज्वाइन किए होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये क्लास जो है चल रही है जूलॉजी की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और पहला जो आपका टॉपिक लिया गया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया गया है। हेडिंग डाल दीजिए केमिकल कंपोजिशन, हिंदी में से कहते हैं रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन इज मेनली composed of lipid and protein, so it is termed as लिपोप्रोटीनस। यानी कि झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सो इट इज टर्म्ड एज लिपोप्रोटीन्स। यानी कि इसीलिए रासायनिक संगठन, इसीलिए रासायनिक रूप से इसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लिपोप्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को मुख्य रूप से, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है दोस्तों वो मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, इसीलिए रासायनिक रूप से इसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। इन इट प्रोटीन इज अबाउट 55 से 60% एंड लिपिड्स 20 से 40%। इसमें प्रोटीन लगभग कितनी पाई जाती है, 55 से 60% उपस्थित होती है, और लिपिड की संख्या कितनी होती है, लगभग 20 से 40% पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ सेवरल काइंड सच एज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एंड एंजाइम्स। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन कई प्रकार की होती है, जैसे संरचनीय प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और एंजाइम। यानी लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टोरेज ऑफ फास्फोलिपिड आर 19% ऑफ टोटल लिपिड्स। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली की पिपेट यानी कि लिपिड, फास्फोलिपिड, प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और रिस्ट्रोल के रूप में होता है, जिसमें फास्फोलिपिड कुल कितना पाया जाता है, फास्फोलिपिड कुल लिपिड का 90% होता है। ठीक है, तो ये था केमिकल कंपोजिशन किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी प्लाज्मा झिल्ली का। अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली के कार्य।
प्लाज्मा झिल्ली के हम वर्क देखेंगे तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, क्या लगाएंगे, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य निम्नलिखित। हेडिंग डाल देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का स्थानांतरण। आप समझ लेते हैं कि पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है दोस्तों, अर्धपारगम्य होती है, जिसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इतनी बात समझ लीजिएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, जिसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पदार्थों का आदान प्रदान निष्क्रिय स्थानांतरण तथा सक्रिय स्थानांतरण द्वारा होता है। निष्क्रिय स्थानांतरण में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती, जो पहले से ही निष्क्रिय होगा उसमें तो ऊर्जा होगी नहीं, लेकिन जो सक्रिय स्थानांतरण होता है उसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है। अब दूसरा इसका फंक्शन देखेंगे। दूसरा फंक्शन है दोस्तों एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, तो एंडोसाइसिस वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे, शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ which food is taken by plasma membrane is called endocytosis। ठीक है, तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, when solid food material is taken by plasma membrane then it is called the phagocytosis, and which liquids food taken by plasma membrane then it is called पाइनोसाइटोसिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा फंक्शन है ये एंडोसाइटोसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे अगर एंडोसाइटोसिस पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जब प्लाज्मा झिल्ली ठोस भोजन ग्रहण करती है, यानी कि जब प्लाज्मा झिल्ली क्या करे, व्हेन सॉलिड फूड मटेरियल इज टेकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कब होता है, जब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस भोजन ग्रहण करती है। जब प्लाज्मा झिल्ली ठोस भोजन को ग्रहण करती है तो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। और जब प्लाज्मा झिल्ली तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसे कहा जाता है पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है आपको वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस आखिर में क्या होता है, ये तीसरा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो द प्रोसेस बाय व्हिच waste product of cell and cell excretion come out through the plasma membrane it is called exocytosis। वह क्रिया जिसमें कोशिका के कोई उत्सर्जी पदार्थ अथवा कोशिका का जो श्रावण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो कंप्लीटली दोस्तों आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया क्या क्या चीज़ें हमें पता चली। सबसे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला को डिस्कस किया। दूसरा हमने पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन और तीसरा हमने डिस्कस किया सैंडविच मॉडल। उसके बाद में हमने इसके केमिकल कंपोजिशन को देखा। केमिकल कंपोजिशन के बाद में हमने फंक्शन को देखा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मेन फंक्शन थे। पहला फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, दूसरा था एंडोसाइटोसिस और तीसरा था दोस्तों एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो ये कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण कुछ फंक्शन थे, उनको मैंने बता दिए हैं। तो यहीं पर आज का ये क्लास का समापन होगा। कल की जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आधुनिक मॉडल है वो क्या कहता है और उससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को।
ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल आपको क्लास फ्री में मिलती है, आपको रेगुलर क्लास दी जाएगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अब आपकी क्लास पर डे होने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।